हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। लेसन 1 में हम लोग सीखेंगे हिल्बर्ट स्पेस एंड डिराक नोटेशन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। वी डील हियर विद द मैथमेटिकल मशीनरी नीडेड टू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स। The Schrodinger equation is one of the cornerstone of the theory of quantum mechanics. श्रोडिंगर इक्वेशन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में। इट हैज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारा इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है। The formalism of quantum mechanics deals with operators that are linear and wave functions that belongs to an abstract Hilbert space। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का जो ऑपरेटर्स है उसको हम लोग लीनियर क्यों मानते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा लीनियर ऑपरेटर्स। Almost all operators encountered in quantum mechanics are linear operators. A linear operator is an operator which satisfies the following two conditions। ये एडिशन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये दोनों कंडीशंस को अगर कोई ऑपरेटर फॉलो कर रहा है तो उसको हम लीनियर ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। The formalism of quantum mechanics deals with the operators that are linear and wave function that belongs to an abstract Hilbert space. The mathematical properties and structure of Hilbert space are essential for a proper understanding of the formalism of quantum mechanics. And for this, we are going to review briefly the properties of Hilbert spaces and those of linear operators. We will then consider Dirac's bracket notation. Quantum mechanics was formulated in two different ways by Schrodinger and Heisenberg. Schrodinger's wave mechanics and Heisenberg's metric mechanics are the representation of the general formalism of quantum mechanics in continuous and discrete basis system. श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स जो है वो हमें कंटिन्यूअस सिस्टम को बताता है, और मैट्रिक्स मैकेनिक्स जो कि हाइजेनबर्ग्स ने दिया है वो हमारा डिस्क्रीट बेसिस सिस्टम को बताता है रिस्पेक्टिवली। फॉर दिस we also examine the mathematics involved in representing Katt's Breis and brackets and operators in discrete and continuous basis। हिल्बर्ट स्पेस को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि द लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब ये लीनियर वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर दो फिगर है जिसमें मैंने वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को दिखाया है। तो फर्स्ट फिगर में देखते हैं ए वेक्टर v जो कि ब्लू लाइन से है। ए वेक्टर v इज एडेड टू अनदर वेक्टर w जो कि रेड लाइन से। ये दोनों वेक्टर का हम लोग सम कर रहे हैं, तो वो अपर इलिस्ट्रेशन में दिखाया गया है लेफ्ट साइड में। इन द राइट फिगर w इज स्ट्रेच्ड बाय ए फैक्टर 2। इस वेक्टर को w को हम लोग 2 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो हमें क्या देगा, यील्डिंग द सम v प्लस 2w। तो ये हमारा यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई हुआ ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता चलेगा, और इससे हमें पता चलेगा वेक्टर एडिशन। और इसका डेफिनेशन भी है, ए वेक्टर स्पेस ऑल्सो कॉल्ड लीनियर स्पेस is a collection of objects called vectors which may be added together and multiplied by numbers called scalars। ऐसे स्पेस में जहां हम वेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसी को हम लोग वेक्टर स्पेस बोलते हैं। लीनियर वेक्टर स्पेस a set of vectors psi, phi, chi, dot dot dot, and the set of scalars a, b, c, dot 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 define vector spaces which will follow a rule of vector addition and scalar multiplication. If psi and phi are vectors of elements of a space, their sum phi plus psi is also a vector of the same space। अगर ये दोनों वेक्टर है तो इस दोनों का सम भी वेक्टर होगा उसी स्पेस में। तो चलिए देखते हैं एडिशन रूल क्या है। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव psi plus phi is equal to phi plus psi। लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी psi plus phi plus chi is equal to psi plus bracket phi plus chi।
लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए नल वेक्टर एंड इनवर्स वेक्टर। इसमें से इनवर्स वेक्टर को हम लोग अगर एडिशन करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। तो ये है हमारा तीन रूल जो लीनियर वेक्टर स्पेस एडिशन रूल को फॉलो करता है। नाउ वी हैव मल्टीप्लिकेशन रूल। The product of scalar with a vector gives another vector. If phi plus psi are two vectors of the space, any linear combination a phi plus a psi is also a vector of the space where a and b being scalars. इसमें a और b जो है वो हमारा scalars है और phi and psi जो है हमारा वो vector है। तो multiplication rule क्या कहता है? Distributive with respect to addition a in bracket phi plus psi is equal to a phi plus a psi। अगर हम a plus b को ब्रैकेट में रखेंगे तो वो psi से इंटू होने के बाद a psi plus b psi हो जाएगा। दूसरा है एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स। ये a को बाहर रखिए ब्रैकेट में b psi इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में इंटू psi। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है, for each element psi there must exist a unitary element I and a non-zero scalar such that identity ये unitary element into psi is equal to psi into unitary element is equal to psi। ये unitary element का वैल्यू 1 हो जाता है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो psi मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा। नाउ वी हैव आवर मेन टॉपिक हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में भी लीनियर वेक्टर स्पेस के जैसा ही सेट ऑफ वेक्टर्स एंड सेट ऑफ स्केलर्स होता है। तो चलिए देखते हैं। द हिल्बर्ट स्पेस H consists of a set of vectors psi, phi, chi and a set of scalars a, b, c which satisfy the following four properties। अगर वो फोर प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो वो हिल्बर्ट स्पेस में है वो वेक्टर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा H इज ए लीनियर स्पेस, जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि लीनियर स्पेस होने के लिए, लीनियर वेक्टर स्पेस होने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होना चाहिए पहले के स्लाइड्स में आप लोग देखे हैं। सेकंड है H इज ए लीनियर स्पेस दैट डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हमें स्केलर प्रोडक्ट जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। The scalar product of two functions psi as a function of x and phi as a function of x is given by scalar product of psi and phi is equal to integration over complex conjugate of psi as a function of x, phi as a function of x and dx, where psi of x and phi as a function of x are two complex functions of variable x। यहाँ पे x जो है हमारा वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है, and complex conjugate phi as a function of x and ये phi as a function of x are complex conjugate of psi x and phi x respectively। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास थ्री डायमेंशन है तो उसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो ये आप देखिए, सिर्फ हम लोग dx के जगह पे dx dy dz कर देंगे और ये हमारा थ्री डायमेंशन में निकल जाएगा हमारा। We should note that in scalar product the second factor phi belongs to the Hilbert space H while the first factor psi belongs to its dual Hilbert space HD। dual Hilbert space का यहाँ मतलब है कि वो complex conjugate है, उसका मतलब कि हमारा psi star जिसको आप conjugate बोलते हैं psi strict। थर्ड पॉइंट है H is separable, that is there exists a Cauchy sequence psi n belongs to H where n is equal to 1 2 3 dot 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 such that for every psi of H and epsilon greater than 0 there exists at least one psi n of the sequence for which psi minus psi n less than epsilon। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ए हिल्बर्ट स्पेस में जो है वो अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस काउंटेबल होता है तो उसे हम सेपरेबल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3 है तो काउंटेबल अगर होगा, तो बेसिस अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस काउंटेबल होगा तो हम लोग सेपरेबल बोलेंगे, तो वो हिल्बर्ट स्पेस का कंडीशन को फॉलो करेगा। Our last property is H is complete। Every Cauchy sequence psi n belongs to H converges to an element of H, that is, for any psi
the relation limit n m tends to infinity psi n minus psi m is equal to 0। यहाँ पर कंप्लीट टर्म का मतलब है कोई भी वेक्टर का क्वासी सीक्वेंस जो कि हिल्बर्ट स्पेस में है वो कन्वर्ज होके एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। Every Cauchy sequence psi n belongs to H converges to an element of H. We can say in the form that Hilbert space has no hole. इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस होते हैं, तो ये जो ग्राफ है वो एक्सन वर्सेस एन का ग्राफ है, जिसमें ये वेव कन्वर्ज होते होते एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं ये पॉइंट पे। जबकि दूसरे ग्राफ में जो कॉसी सीक्वेंस नहीं है, जो एक एलिमेंट में कन्वर्ज नहीं हो रहा है, वो इस तरीके के दिखेगा जो एक्सन और एन के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये इन्फिनाइट तक जा सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।